हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके जान गए होंगे कि आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज हम आरआरबी जेई जो नोटिफिकेशन आ गया है, ये फॉर्म जो है 30 जुलाई से अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आरआरबी जेई का। तो अब हम इसमें जानेंगे कि किस जोन में कितनी पोस्ट है, कितनी कैटेगरी वाइज पूरा जानेंगे, पूरा देखेंगे नोटिफिकेशन क्या लगेगा, सेंट्रल जाति लगेगा, क्या क्या लगेगा और सिलेबस क्या रहने वाला है, पूरा एकदम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 03/2024। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक, पूरा इंस्ट्रक्शन तो नीचे आएंगे तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 03/2024। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 30 जुलाई 2024 और शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 29 अगस्त 2024 23:59 बजे तक। ठीक है, तो इतने टाइमिंग तक आप कर सकते हैं। 29/8/2024 लास्ट डेट है इसकी। और इसका करेक्शन तो पहले आप ध्यान से मैं आप लोग जो है भरेंगे, नहीं तो अगर गलत हो जाएगी तो करेक्शन की डेट तो रहेगी 30 से 8 तक, लेकिन उसका करेक्शन चार्ज 250 रुपये लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप लोग नोटिफिकेशन अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तो इसी प्रकार आप लोग फिलअप करेंगे फॉर्म, तो गलती नहीं होगी। नहीं, अगर कुछ भी गलत हो जाता है दोस्तों तो आपका 250 रुपये लगेगा करेक्शन के लिए। ठीक है, तो क्यों हम 250 रुपये दें और क्यों फालतू परेशान होंगे, तो इसलिए पहले ही हम नोटिफिकेशन अच्छे से देख लें कि ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने लगने वाला है, पूरा सबसे पूरा पहले से ही तैयार रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ से आप लोग सैलरी देख सकते हैं। सैलरी दिखा रहा है 44,900। ठीक है, और जेई की देख सकते हैं आप लोग 35,400 स्टार्टिंग है। ठीक है, और एज जो है 18 से 36 वर्ष, और इसकी एज है 17 पोस्ट केवल केवल आरआरबी गोरखपुर के लिए है, रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातुकर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान के लिए। ठीक है, और नहीं तो ये 7,934 पोस्ट जो है ये जेई डिप्लोमा या बीटेक वालों के लिए है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी ब्रांच के लिए है। तो पूरा मैं विस्तार से बात करूंगा। टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो 7,951 टोटल वैकेंसी है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण निर्देश देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पहले CEN में दी गई जानकारी को अच्छे तरह से पढ़ लें। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। देखिए, इसका जो है नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप सरकारी रिजल्ट पे चले जाइएगा। सरकारी रिजल्ट पे जो है वहाँ पे आरआरबी की लेटेस्ट जॉब पे जाएंगे कॉलम में, तो आरआरबी का वाले जो सेक्शन आरआरबी का फॉर्म अलग से दिया होगा, तो वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्या है नोटिफिकेशन में, कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पहले CEN में दी गई जानकारी को अच्छे तरह से पढ़ लें। दूसरा है, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं रखते हों। देखिए, जो अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ये निर्धारित जो तिथि दी गई है 29 अगस्त तक, उसके पहले आपका जो है डिग्री डिप्लोमा जो है मतलब आपके पास हो, पेंडिंग वाले जो स्टूडेंट रहेंगे तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं तो बाद में जो है वो उनको मतलब निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उनके जो भी उनका कैंडिडेट भरेंगे उनका निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर, उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता सुनिश्चित करने के लिए इस विस्तृत CEN नंबर 3/2024 की पोस्ट पैरामीटर तालिका और रिक्ति तालिका देखना आवश्यक है। तो मतलब आप लोग आवेदन करने से पहले पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या जरूरी रहेगा वो सब चीज़ें। ठीक है, आप तैयार रखेंगे। चौथा नंबर है, प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है। आप केवल एक ही आरआरबी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप भोपाल में भर रहे हैं या इलाहाबाद में भर रहे हैं, अजमेर में भर रहे हैं, मुंबई में, जो भी दिया है जोन, उसमें आप केवल एक ही जोन में अप्लाई कर पाएंगे, सभी जोन में नहीं कर पाए हैं, एक से अधिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट एक से अधिक आरआरबी जोन में अप्लाई करता है तो उसका जो है निरस्त हो जाएगा फॉर्म, एक भी फॉर्म में नहीं बैठ पाएगा। ठीक, वही चीज़ कहने के लिए पूछा, ये बताया जा रहा है कि आप केवल एक ही
जोन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हाईलाइटेड है, एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। अगर एक बार आप अप्लाई कर देते हैं तो अंतिम चयन माना जाएगा, और एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। बताया कि ना कि एक ही आवेदन आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक ही आरआरबी जोन में अप्लाई कर पाएंगे। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा, और मैं ये बताऊंगा भी कि किस पोस्ट में, किस जोन में कितनी पोस्टें हैं, तो अब कौन सबसे सेफ जोन रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए 5वें नंबर देख लेते हैं। अलग अलग परीक्षा समूहों में मैप की गई एक से अधिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाला उम्मीदवार किसी एक परीक्षा समूह का चयन कर सकता है। आप एक कर सकते हैं बशर्ते वह उस पद का चयन करता हो जिसकी शैक्षणिक योग्यता चुने गए परीक्षा समूह में मैप की गई हो। हालांकि ये उम्मीदवार सभी चुने गए पदों के लिए पात्र होंगे। तदनुसार रासायनिक और धातुकर्म पर्यवेक्षक परीक्षा समूह लेवल 7 के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। और चलिए पाँचवें नंबर, 5वां नंबर हो गया। अब 6वां नंबर देखते हैं। उम्मीदवारों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अनंतिम होगी। आरआरबी पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए आवश्यकता अनुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु, चिकित्सा संबंधी मानकों को पूरा करना होगा। ठीक है, और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे संबंधित पद की योग्यता पूरा करते हैं। ये भी देख लेना है कि आप जो संबंधित योग्यता है पूरा करते हैं कि नहीं, आपके पास जो पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन वो चीज़ें है या नहीं है, निर्धारित तिथि पर होना चाहिए। या ये नहीं कि आप थर्ड ईयर में हैं, आप ईयरिंग में हैं, उस वो भी फिल कर दे रहे हैं, तो ये इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, ये निरस्त कर दिया जाएगा आरआरबी की तरफ से, पहले से बताया जा रहा है। देखिए, आरआरबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता और आयु, जाति, श्रेणी, समुदाय आदि के साक्ष्य के प्रमाण पत्र दस्तावेज मांगे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, श्रेणी, समुदाय आदि के प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की जांच के बाद यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाण पत्रों दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे एकदम उसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर कह रहा है, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद भी यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई जानकारी जो है असत्य या गलत है, तब भी वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें नंबर देख लेते हैं। 8वें नंबर है, देखिए, SC, ST, OBC, EWS, EBC स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसा शुल्क, रियायत, आरक्षण, आयु में छूट आदि के दावे के लिए विशेष तिथि जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, इस तिथि में CEN के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य होगी। ठीक है, अंतिम तिथि तक मान्य होगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा आप लोग। तो चलिए मेडिकल देख ले। 9वें नंबर, मेडिकल फिटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पदों के निर्धारित मेडिकल मानकों को पूरा करते हैं। जो उम्मीदवार चयनित पद या पदों के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अब मेडिकल जो है वो एकदम फिट होना चाहिए। मेडिकल में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, आयु जो होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को 18 साल मिनिमम हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम जो है 36 वर्ष है। ठीक है, इस रेंज में आपकी एज होनी चाहिए। जो 36 से अधिक है तो SC, ST और OBC, अगर जो आर्मी से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उनके लिए छूट दी जाती है। उसको भी मैं बताऊंगा कितने साल किसके लिए कितनी छूट दी गई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 11 नंबर है वेतनमान। जूनियर इंजीनियर, JEE, डिपो सामग्री अधीक्षक, DMS और रासायनिक और धातुकर्म सहायक, CMA स्तर 6, RSRP 7, CPC वेतन मैट्रिक्स 35,400 के प्रारंभिक वेतन जो JEE के लिए रहेगा 35,400 की स्टार्टिंग में रहेगा। ठीक है, और ये जो रहेगा रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातु कर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान स्तर 7, इनके लिए जो रहेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये कितना है, 44,900 रुपये इनकी स्टार्टिंग रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है कि परीक्षा के चरण। ठीक है, परीक्षा के चरण देख लेते हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT के 2 चरण होंगे। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन DB और मेडिकल ME होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 12 नंबर तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर में कहा जा रहा है कि दूसरे चरण
सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी वार लघु सूचीकरण शॉर्ट लिस्टिंग आमतौर पर रिक्तियों की संख्या से 15 गुना बुलाई जाएगी। ठीक है, जितना भी पोस्ट रहेगा उससे 15 गुना बच्चों को सीबीटी 1 जैसे पेपर दिए हैं आप लोग, तो 15 गुना सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन। दूसरे चरण सीबीटी के लिए लघु सूचीकरण या शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया लागू रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार पहले चरण के सीबीटी में योग्य उम्मीदवारों के प्रवृत्तियां मतलब मेरिट के आधार पर होगी। दूसरी चरण सीबीटी के लिए आरआरबी वार शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दूसरे चरण सीबीटी में उपस्थित होना होगा। इस हेतु अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, ब्लूटूथ, ये आप लोग फ़ोन, लैपटॉप ये सब पेपर में नहीं ले जा सकते, ये सब तो आप जान ही रहे हैं। चलिए ठीक है, 20 नंबर देख लेते हैं। सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लास रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थलों पर मोबाइल फ़ोन आदि कोई भी मूल्यवान या प्रतिबंधित वस्तुएं न लाएं। पहले से ये बोला जा रहा है कि आप मूल्यवान वस्तु, मोबाइल वोबाइल ये सब पेपर देने ना लाएं। ठीक है, अब चलिए समान निर्देश देख लेते हैं। इसका 1.1 में क्या है, भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। और 1.2 देख लेते हैं। उम्मीदवार को केवल ई कॉल लेटर जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आरआरबी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। केवल ई कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड जारी होने से मात्र ये नहीं मान लिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, मेरिट बेस से होना है तो उसका मेरिट बनेगी, अगर आप कट ऑफ में रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो 1.3 देख लेते हैं। आरआरबी पात्रता शर्तों का सत्यापन मूल दस्तावेजों के संदर्भ में सभी तभी करते हैं जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण हो जाते हैं और दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। यदि उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो आरआरबी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर सकता है। यदि नियुक्त किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से तुरंत हटा दिया जाएगा। ठीक है, और 1.4 देख लेते हैं। इस अधिसूचना के तहत पद के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता और चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। आपको देख लेना है कि सभी आप लोग जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्थान से अपेक्षित तकनीकी योग्यताएं, निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोग पात्र नहीं होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो भी अपियरिंग में हो या रिजल्ट नहीं आया है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर अंतिम तिथि तक 29 जो अगस्त तक डेट है तब तक अगर मार्कशीट आपकी आ जाती है तभी आप लोग अप्लाई करेंगे, अन्यथा अप्लाई न करिएगा इसमें। ठीक है, नहीं तो ये बोर्ड पहले से बोला जा रहा है आरआरबी की तरफ से निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, 1.5 देख लेते हैं। जो उम्मीदवार सीईएन के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। पहले ही बता दिया गया है कि एक से अधिक जोन में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आरआरबी और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी की भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अगर आप एक से अधिक भरते हैं तो भविष्य में होने वाली आरआरबी की जितनी भी वैकेंसियां हैं उसमें आप लोगों को वंचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे में एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं उनके आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग जान लीजिए कि एक से अधिक जोन में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना से बात है इसमें। 1.6 देख लेते हैं। 1.6 है, जो उम्मीदवार वर्तमान में किसी भी आरआरसी द्वारा वंचित हैं उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। उनकी उम्मीदवारी भर्ती के किसी भी चरण के दौरान पता चलने पर खारिज कर दी जाएगी। जो पहले से मान लीजिए किसी कारणवश आरआरसी द्वारा वंचित हैं उन्हें अप्लाई करने की नसीहत दी जाती है। ठीक है, कि वो अप्लाई नहीं करेंगे। 1.7 देख लेते हैं। जिन उम्मीदवारों को भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है वे पात्र नहीं होंगे। ठीक है, चलिए 1.8 देख लेते हैं। उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि जैसा मैट्रिक्स
SSLC हाई स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है वैसा ही दर्ज करना चाहिए। आपका जो भी नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब चीज़ें आप हाई स्कूल के मार्कशीट में जो दर्ज है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। चलिए पहला देख लेते हैं। ये वही चीज़ कह रहा है कि आप हाई स्कूल के नाम के आधार पर ही फिल करेंगे, ठीक है। चलिए 1.9 देख लेते हैं। सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर एक रूप और एक समान होने चाहिए। हस्ताक्षर चालू लिखावट में होना चाहिए, रनिंग हैंड से, ठीक है, और ना कि बड़े बड़े अक्षरों में। आप जान ही रहे सिग्नेचर कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको बताने की ज़रूरत है नहीं है। चलिए 1.1 देख लेते हैं। CBT और दस्तावेज सत्यापन की तिथियां नीचे दिए गए पैरा 15(6) के अनुसार भाग लेने वाले RRB की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी। CBT और दस्तावेज सत्यापन के लिए ई-कॉल लेटर जैसा लागू हो केवल संबंधित RRB की वेबसाइटों से डाउनलोड किया जाना चाहिए, जैसा कि पैरा 15(6) में दिया गया है। ई-कॉल लेटर में दर्शाई गई CBT केंद्र, दिनांक और शिफ्ट अंतिम होगी और दिनांक, समय, स्थान में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं 1.11। CEN में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेलवे प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद के चरण में कुल या प्रविष्ट समुदाय इकाइयों में बढ़ या घट सकती हैं, ठीक है। तो ये उतना ज़रूरी नहीं है, तो अपने लिए मैं जो ज़रूरी है वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 1.12 देख लेते हैं। पदों और रेलवे इकाइयों के लिए प्राथमिकताएं। पहला देख लेते हैं, इसमें का नंबर कह रहा है उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में विभिन्न मदों के लिए विकल्प और वरीयता क्रम इंगित करना होगा। आपको वरीयता देना रहेगा, ठीक है, उसको मैं फॉर्म भरते समय आपको बताऊंगा। चलिए खा नंबर देख लेते हैं। उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल, तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए समान शैक्षणिक योग्यता, चिकित्सा मानक और समान वेतन स्तर में PWVD विशेषताओं वाली कुछ भी श्रेणियों की रिक्तियों को विलय या मर्ज कर दिया गया है। प्रत्येक विलय मर्ज की गई श्रेणी के लिए एक सामान्य श्रेणी अधिसूचित की जा रही है। आवंटन के समय उम्मीदवार से प्राप्त विकल्प और वरीयता के आधार पर उम्मीदवारों को अधिसूचित विलय मर्ज की गई श्रेणी के साथ विभिन्न श्रेणियों में आवंटित किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें फॉर्म भरते समय जब आप लोग वरीयता देंगे तो उस चीज़ में देख पाएंगे, ठीक है। और जो किसको किस में मर्ज कर दिया गया है नीचे अभी आएगा, उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए ग नंबर देख लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरा होने पर RRB योग्यता, आरक्षण और रिक्तियों के आधार पर उम्मीदवारों को उनके विकल्पों के अनुसार ही पद और रेलवे यूनिट आवंटन करेगा। एक बार जब उम्मीदवारों को उनकी योग्यता पसंद के अनुसार पैनल में शामिल कर लिया गया तो वे किसी अन्य पद श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देंगे, ठीक है। चलिए घ नंबर देख लेते हैं। आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों पर केवल उनके द्वारा चुनी गई विशिष्ट श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा। कुछ पदों के लिए गैर विकल्प को उनकी अनिच्छा माना जाएगा। ये सब चीज़ें वही फॉर्म फिलअप करने की बात करा जा रहा है कि आप कैसे वरीयता देना है, ठीक है। चलिए इसको मैं, ये उतना ज़रूरी अभी है नहीं है, इसको फॉर्म भरते समय मैं पूरा बढ़िया समझाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब नियुक्तियों का अधिकार देख लेते हैं 1.13। इसमें क्या कहा गया है कि RRB द्वारा चयनित उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है। RRB का कार्य केवल जोनल रेलवे उत्पादन इकाई के संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र के पूर्ववृत्त सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर नियुक्ति की पेशकश जारी करते हैं। श्रेणी पद रेलवे का आवंटन पैनल तैयार होने की तिथि पर योग्यता, पद, वरीयता, चिकित्सा फिटनेस और रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर होगा। RRB द्वारा श्रेणी पद रेलवे आवंटित किए जाने के बाद उम्मीदवार उस वेतन स्तर के अंतर्गत किसी अन्य पद श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देते हैं। चलिए इसके बारे में ज़्यादा तो अभी ज़रूरत है नहीं है, तो मैं चलिए जो ज़रूरी है उसको मैं बताए दे रहा हूँ और फॉर्म फिलअप करने से पहले वीडियो में लाऊंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा तभी फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा ये किसको मिलेगी, ये चीज़ आप देख लेते हैं। निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा मिलती है रेलवे की तरफ से, जो भी बच्चे पेपर देने जाते हैं, लेकिन सबको नहीं मिलती है, किसको किसको मिलती है उसको देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों अनुरोध पर को स्वीकार निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास उनकी ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो है उनको दिया जाता है, ठीक है। CBT 1 CBT 2 के लिए स्लीपर का रिजर्वेशन आप करा सकते हैं, ठीक है। आपका
कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसी के आधार पे आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ जान गए हैं आप लोग। तो अब ये भी जो हाईलाइटेड उसको देख लेते हैं। निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम दें। ऐसा न करने पर आरक्षण प्राप्त करते समय उनकी यात्रा प्राधिकरण को अस्वीकार किया जा सकता है। आप सही जब इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का ऑप्शन आता है, तो उसको आप सही से भरेंगे। ठीक है, सही रेलवे का नाम भरेंगे, नहीं तो आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जो भी SC ST कैंडिडेट हैं। चलिए 1.19 देख लेते हैं। RRB CEN के तहत आवश्यकतानुसार और किसी भी स्तर पर लागू भर्ती के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने, संशोधित करने, जोड़ने, हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। और चलिए ये उतना ज़रूरी है नहीं, तो इसको मैं छोड़े दे रहा हूँ। ठीक है, जो अभी मेन डॉक्यूमेंट क्या रखना है, क्या क्या ज़रूरी हो, उसकी मैं बात करूँगा सिर्फ। ठीक है, यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं तो RRB जिम्मेदार नहीं होगा। आपको निर्धारित जो तिथि दी गई है उसी में पूरा फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, फाइनल प्रिंट तक। और फाइनल प्रिंट आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे जब तक पूरा सिलेक्शन हो नहीं जाता है। ठीक है, चलिए 2.0 देख लेते हैं, रिक्तियाँ। इस CEN में अधिसूचित पदों के लिए पोस्ट पैरामीटर अर्थात योग्यता, चिकित्सा मानक और PWBD आदि के लिए उपयुक्त मानदंड अनुलग्नक A में है। ठीक है, तो आइए ये देख लेते हैं। नीचे दिया गया है, ये देखिए चिकित्सा मानक, इसकी बात की जा रही है कि आपका जो चिकित्सा मानक होना चाहिए, तो इसको देख लेते हैं। चिकित्सा मानक A3 शारीरिक रूप से हर तरह से फिट हो और दूरदृष्टि जो है 6/9 या 6/9 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के लेंस की क्षमता 2D मतलब डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। और निकट दृष्टि जो है SN 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। और जो रंग दृष्टता कलर ब्लाइंडनेस जो है, वाइनोकुलर दृष्टता, रात्रि दृष्टता और मेसोपिक दृष्टता के लिए परीक्षण पास करना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ये जो मेडिकल होगा, अगर इसमें अनफिट पाया जाता है तब भी आपका जो है निरस्त हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेडिकल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग पहले तैयारी करिए, मेडिकल जांच हो। अगर किसी के मान लीजिए अनफिट है, वो भी फॉर्म फिल करेंगे। फिर बाद में ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है ये मेडिकल होता है, उसमें ये देखने हैं। अभी तो आप लोग फॉर्म भर कर बढ़िया से तैयारी करिए। थोड़ा बहुत अगर कोई चीज़ें हैं तो उसको डॉक्टर से मिल लीजिए, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं इसमें क्या ज़रूरी है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में देख लेंगे। ये सब चीज़ भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, ये सब अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हाँ, आयु में देख लीजिए कि रासायनिक पर्यवेक्षक, अनुसंधान और धातुकर्म पर्यवेक्षक, इसके जो एज होनी चाहिए 18 से 33। ठीक है, इस CEN के लिए लागू आयु 18 से 36 वर्ष और डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए 18 से 33 या 18 से 36 ये एज होनी चाहिए। ठीक है आपकी। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो रिजर्वेशन मिलता है। मान लीजिए जो 18 से 36 तक पूरा कर लिए हैं उन जो भी इस कैटेगरी के रहेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल का रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, और OBC के लिए 3 साल के लिए रहेगा। पूर्व सैनिक उम्मीदवारों जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो उनके लिए 3 साल, UR और EWUS 3 साल, OBC NCL 6 साल और SC ST 8 साल। ठीक है, UR और EWUS 10 साल। ठीक है, और बेंचमार्क PWD मतलब फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए देख लीजिए UR और EWUS 10 साल, OBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल रिजर्वेशन है। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए। और 5वां नंबर देख लेते हैं, समूहगा पूर्ववर्ती समूहगा रेलवे कर्मचारी और स्थानपत्र सेवारत उम्मीदवार जिनके पास रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा निरंतर या अलग अलग समय में की हो तो उनके लिए रिजर्वेशन कितना, देखिए 40 साल की उम्र में ये UR और EWUS के लिए है। OBC NCL 43 साल की उम्र तक है। SC ST के लिए 45 साल की उम्र तक है। ठीक है, 6वां देख लेते हैं, उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रदान की गई सेवा अवधि तक या 5 वर्ष जो भी कम है
इतना रिजर्वेशन है इसमें, ठीक है। अब महिला उम्मीदवार जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, तो उनके लिए क्या है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल की उम्र तक है, ओबीसी एनसीएल 38 साल की उम्र और एससी एसटी के लिए 40 साल की उम्र। तो ये रिजर्वेशन है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर जो 36 या 33 से अधिक हैं तो उनके लिए ये रिजर्वेशन का लाभ उठा करके आप लोग इसमें बढ़िया से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नीचे आ जाते हैं शैक्षणिक योग्यताएं में, इसको बढ़िया से देखते हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, पहला नंबर का उम्मीदवारों के पास इस CEN के लिए जो पदों के लिए निर्दिष्ट अपेक्षित शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त तक है, ये चीज़ पहले ही मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। और ग नंबर है निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले को आवेदन नहीं करना चाहिए। ये पहले मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कि जो भी अपियरिंग या अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनका फाइनल रिजल्ट यदि 29 अगस्त 2024 तक आ जाता है तो अप्लाई करने के पात्र होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ये शुल्क की बात है कि शुल्क कितना लगेगा। देखिए सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लेखित श्रेणियों को छोड़कर प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपये की शुल्क में 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। आपका OBC SC OBC जनरल का 500 रुपये लगेगा, 400 रुपये वापस हो जाएगा, ठीक है, बैंक शुल्क काट करके। और SC ST या महिला के लिए 250 रुपये लगेगा, इनका जो है 250 रुपये वापस हो जाएगा, बैंक शुल्क कुछ कटेगा 40-50 रुपये, उतना आपका वापस हो जाएगा, ठीक, कट के। ये रहा फीस की बात। चलिए शुल्क भुगतान करने का तरीका, आप शुल्क कैसे भुगतान कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। इंटरनेट, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप लोग स्कैनर के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। और अल्पसंख्यक के बारे में देख लेते हैं। 7.2 क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और जोरास्ट्रियन पारसी शामिल होंगे, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2024 तक प्राप्त संशोधन, विलोपन, समावेशन यदि कोई हो के अधीन होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा के लिए शपथ पत्र परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय को उल्लेख करते हुए गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शपथ पत्र देना होगा, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए। और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है 50,000 से कम है और वे रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं। उपरोक्त पैरा 7.0 के अनुसार इसके लिए उनके पास कोई निम्न सूचित दस्तावेज होना चाहिए। अब देख लेते हैं का नंबर, जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटर हेड पर निर्धारित प्रारूप जो होने चाहिए। देखिए जो आपका EWS जो है वो बना होना चाहिए, जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई या अन्य राजस्व अधिकारी होना चाहिए, जो ये लोग मतलब बनाते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान सांसद, राज्यसभा के वर्तमान सांसद, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहां ये सांसद समान रूप से रहते हैं। देश के केंद्रीय मंत्री कहीं से भी हों वो मतलब जारी कर सकते हैं। और BPL कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र हो, रेलवे द्वारा जारी इज्जत MST हो। सभी EBC उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध EBC प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, इज्जत MST के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए और दस्तावेज सत्यापन के समय इसे मूल रूप से जमा करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। जो आप फॉर्म भरते समय देंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, EBC का, वो आपका जो DB होगा, दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब भी आपको उसको देना होगा, ठीक है। तो ये रही इसकी बात, ठीक है। तो चलिए नोट में देख लेते हैं EBC और EWS के बारे में देख लेते हैं। अलग अलग श्रेणियाँ हैं और EBC को OBC के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। आप जान रहे हैं कि EWS और EBC अलग अलग हैं। EBC उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायती के हकदार हैं, नौकरी में आरक्षण के हकदार नहीं हैं, ठीक है। परीक्षा शुल्क की रिफंड, प्रथम चरण CBT में भाग लेने वाले जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनको, जैसे जनरल
हैं ओबीसी हैं उनको 400 रुपये वापस किया जाएगा। SC ST या किसी भी कैटेगरी की महिला है उनको 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, आप फर्स्ट CBT 1 पेपर में बैठेंगे तभी, अन्यथा जो भी पेपर में नहीं बैठेंगे एब्सेंट हो जाएंगे उनको फीस में रियायत मतलब वापसी नहीं की जाएगी, ठीक है। और ये आपके अकाउंट मतलब फॉर्म भरते समय आपको अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, उसी में वापसी होगी, ठीक है पैसा। तो ये और खा नंबर है, सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है। आप लोग करेक्ट जो चालू खाता होगा आपका, ठीक है, मतलब जो करंट में आपका सही से चल रहा हो खाता उसी को आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। गलत या अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब आरक्षण देख लेते हैं। वर्टिकल जो आरक्षण है या CEN आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए वर्टिकल आरक्षण प्रदान करता है जहां भी लागू हो और स्वीकृत हो, जैसा कि मौजूदा नियमों के तहत इंडिकेटिंग रेलवे द्वारा सूचित किया गया है। तो उसके आधार पर वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। किनको मिलेगा, EWS SC ST और OBC जो भी कट हैं, ठीक है, तो उनको मिलेगा, ठीक है। और OBC और SC का कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा सेंटर लगेगा कि स्टेट वाला लगेगा, पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। चलिए अब भर्ती प्रक्रिया और सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। देखिए भर्ती प्रक्रिया होगी, पहले CBT 1 क्लियर करना रहेगा, फिर आपको CBT 2 क्लियर करना रहेगा, फिर DB होगा, फिर मेडिकल होगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया का चरण है, ठीक है। इस चरण से आपको गुजरना होगा। तो पहला प्रथम चरण CBT 1 देख लेते हैं, 90 मिनट रहेगा, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 120 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। और क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप लोग 100 क्वेश्चन 90 मिनट टाइमिंग, ठीक है। और फिर सिलेबस देख लेते हैं। देखिए मैथ का सिलेबस है, संख्या पद्धति, BODMAS, दशमलव, भिन्न और LCM HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ठीक है। क्षेत्र मिति, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और प्राथमिक संख्यांकिकी और वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी, ये मैथ का सिलेबस है। और फिर रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग रीजनिंग का ये सिलेबस है, यहाँ से आप लोग रीजनिंग का सिलेबस देख लीजिए। और फिर नीचे आएंगे, यहाँ देख लीजिए सामान्य चेतना का जो सिलेबस है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए। देखिए समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर्स, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम सहित और भारत की संस्कृति और इतिहास, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेलकूद, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि का ज्ञान, ये सामान्य चेतना का होना चाहिए सिलेबस है। और सामान्य विज्ञान, देखिए जनरल साइंस और मैथ रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए मैथ का जो है क्वेश्चन पहले इसकी बात कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये 10वीं कक्षा तक CBSE पाठ्यक्रम जो अनुभागवार प्रश्नों की संख्या और अंक इस प्रकार हैं, ठीक है। देखिए मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ठीक है, 30 नंबर का रहेगा। और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। समान चेतना से 15 क्वेश्चन और 15 नंबर का रहेगा। सामान्य विज्ञान 30 क्वेश्चन 30 मिनट, वो 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। टाइमिंग 1.5 घंटा यानी 90 मिनट रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपका मैथ्स और साइंस, जनरल साइंस जो है ये 30-30 नंबर का रहेगा, रीजनिंग 25 और करेंट जीके ये 15 नंबर का रहेगा। तो वेटेज आपको बढ़िया से क्या तैयार करना है, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, ठीक है। देखिए रीजनिंग सभी की लगभग सही रहती है, मैथ और इस पर आपको जनरल साइंस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो ये सिलेबस CBT 1 का है। तो चलिए देख लेते हैं CBT 2 का, ठीक है। CBT 2 में जो टाइमिंग रहेगा 120 मिनट रहेगा, ठीक है। और 150 क्वेश्चन इसमें रहेगा। 150 कैसे कैसे रहेगा वो चीज़ें देख लेते हैं। देखिए इसमें सिलेबस है, समान चेतना का इसमें भी रहेगा, और भौतिकी और रसायन विज्ञान का रहेगा। इसमें बायो का नहीं रहेगा क्वेश्चन ये सिलेबस में। और कंप्यूटर का रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर में आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। और फिर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें हैं, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं किससे किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। समान चेतना से 15 क्वेश्चन 15 मिनट का रहेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन 15 मिनट। और कंप्यूटर से रहेगा 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। और पर्यावरण से जो रहेगा
इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। और देखिए टेक्निकल जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक, जो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उससे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर नॉन टेक होना है, बस दूसरा जो है नॉन टेक टेक दोनों रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो रहेगा नॉन टेक का रहेगा, 100 क्वेश्चन टेक का रहेगा CBT 2 में। तो जो भी क्वालिफाई दोनों पेपर करेंगे, फिर उनको मेडिकल के लिए नहीं, पहले उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर उनकी उसके बाद जो है मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा, ठीक है। ये इतना चार चार चीज़ों से आपको गुजरना होगा, ठीक है। ये देखिए किससे किससे आपके इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, टूल्स एंड मशीनिंग, तो ये सब चीज़ें आपका सिविल, मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं नीचे आता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि जो कास्ट सर्टिफिकेट कैसा फॉर्मेट में रहेगा, सेंटर लगेगा या क्या लगेगा, ठीक है, स्टेट का लगेगा, तो उसकी मैं बात करता हूँ। देखिए उससे पहले देखिए ये जरूरी है आवेदन कैसे करना है, ठीक है। आपको आवेदन कैसे करना है ये चीज़ जान लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं सोचा इसको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन चलिए पहले इसी को बता देता हूँ। देखिए आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं करना है, अगर गलत करेंगे तो आपको फिर करेक्शन करेंगे, 250 रुपये लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अकाउंट बना लेना है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अकाउंट कैसे बनाना है। अगर आप लोग ALP टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे अभी, पिछले 2 महीना हुआ है फॉर्म आया है, तो आपका ज़रूर अकाउंट बना होगा, ठीक है। आप उसी अकाउंट से आसानी से फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा इम्पॉर्टेंट, और इतना चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज, देखिए आपका जो JPG फोटो होना चाहिए 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, और नवीनतम फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट फोटो, और उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, यहाँ देखिए बैकग्राउंड जो है सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। और बिना काला चश्मा और बिना टोपी के, ठीक है, होना चाहिए। टोपी आप ना लगाए रहें, काला चश्मा ना लगाए रहें, तो ऐसे आपको फोटो लगेगा, ठीक है। और चलती लिखावट में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई JPG फोटो रहना चाहिए, 30 से 70 KB के बीच में, उनकी साइन भी और फोटो भी। लेकिन फोटो को आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट ही होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये अपलोड अगर नहीं कर देंगे तो पहले तो इसमें होगा ही नहीं, अगर हो भी जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र केवल ट्रेन यात्रा के लिए निःशुल्क पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए PDF फॉर्मेट में 500 KB तक होना चाहिए, ठीक है। जो भी SC ST अगर ट्रेन में निःशुल्क रिजर्वेशन चाहते हैं तो उनको 500 KB का PDF फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। ये रहा तीसरा नंबर महत्वपूर्ण जानकारी। और चौथा नंबर है PWBD उम्मीदवारों को भी केवल उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करनी चाहिए, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उपयोग की गई पूरे शरीर की तस्वीर नहीं, ठीक है। और चलिए 5वें नंबर देख लेते हैं। केवल पात्र PWBD उम्मीदवारों के लिए लागू स्क्राइब का विवरण प्रदान करें, और JPG छवि आकार 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, कि पासपोर्ट आकार की तस्वीर सादे सफ़ेद पृष्ठभूमि सहित बिना काला चश्मा पहने इसमें होना चाहिए, ठीक है। आप लोग जान लीजिए 30 से 70 बैकग्राउंड जो फोटो को होना चाहिए वाइट होना चाहिए, ठीक है। और चलिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए समान निर्देश दिए गए हैं। तो इसको मैं फॉर्म भरने से पहले आपको 30 तारीख को वीडियो लेके आ जाऊंगा, कैसे फॉर्म भरना है आसानी से आप लोग देख करके, बिना देखे आप नहीं भरेंगे, बहुत चीज़ें रहेगा जो कि नए नए अपडेट करता है, ठीक है। जो बोर्ड है RRB बोर्ड, तो उसको जान लीजिएगा तभी फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तुरंत जल्दबाजी के चक्कर में ना भरिएगा, और एकदम लास्ट का ना वेट करिएगा, नहीं तो लास्ट में साइड बहुत बिजी हो जाती है। तो आप लोग पहले जान लीजिएगा अच्छे से क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रखना है, क्या क्या लगेगा ज़रूरी वाला। और जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट पुराना बना है वो नया बनवा लें, ठीक है। OBC वाले भारत सरकार का बनाएंगे, SC वाले भी भारत सरकार का चाहे बनवा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं उसको देखता हूँ कि SC के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, OBC वालों के लिए तो भारत सरकार का ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये फॉर्म तो मैं बता दिया हूँ, जो फोटो और ये सब चीज़ें तो और वीडियो भी ला करके मैं अच्छे से बता दूंगा आप लोगों को। अब देख लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट कैसे लगेगा उसको देख लेते हैं, और फिर जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उसको मैं बता दिया हूँ। और फॉर्म 30 तारीख को मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तभी फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है।
क्या बोला है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू, जो एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं या प्रमाणित, उनके लिए ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये जारी का देखिए, जाति जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, अपर उपयुक्त डिप्टी कलेक्टर, ये सब जारी करेंगे। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी से मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे ना हो। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं से जो आपका 7 जनसेवा केंद्र से बनवा लीजिएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र वाले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एनसीएल द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप, देखिए ओबीसी पहले बोल दिया, भारत सरकार के जो अधीन होना चाहिए, ओबीसी का जो है भारत सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। फॉर्मेट ये दिया है, देख सकते हैं आप लोग, इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अभी से आप लोग बनवा लीजिए, अभी टाइम है, ठीक है, नहीं तो लास्ट डेट को वेट ना करिएगा। इसलिए मैं पहले ही आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर इसके बारे में आप लोग आप जो है बता दीजिए, ठीक है, कैसे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मैं बता दिया हूँ, तो आप लोग जल्द से जल्द कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, और सभी चीज़ तो आपकी मार्कशीट आ ही गई होगी। जो वेट कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए मैं कामना करता हूँ कि 29 तक आपकी मार्कशीट आ जाए, तभी अगर आ जाती है तभी आप लोग फिल करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी प्रकार की नई नई अपडेट मैं डेली लेके आता रहता हूँ। तो मैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।